दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू यू। जो शाम को देख रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग। कुल मिलाकर के नमस्कार हमारी तरफ से पहुँचे। भारतीय परंपरा के अनुसार हम भारतीय परंपरा में जी रहे हैं, भारतीय परंपरा में हैं। आप सभी का अल्बिडो IAS में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही पेचीदा, बहुत ही जटिल टॉपिक है, बहुत ही हाईलाइट टॉपिक है। इस पर हमें जो टॉपिक बताने चल रहे हैं खेद का भी विषय है और साथ में कुछ कार्य करने का भी विषय है। एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, एक सिविल सर्वेंट होने के नाते या अन्य सर्वेंट होने के नाते, गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते या किसी भी सरकारी सेवा में होने के नाते वनडे से लेकर IAS की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मैं संदेश दे रहा हूँ। साथ में उन सभी भारतीय नागरिकों को मैं अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहूँगा कि वो लोग क्या करें क्या न करें, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही हाईलाइट है। लोग इसको कुछ सही देखते हैं और कुछ खिलाफ देखते हैं। आप समझ चुके होंगे मैं किस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं इस समय बहुत ज़्यादा हाईलाइट है मणिपुर। मणिपुर भारत का एक राज्य है, सभी जानते हैं, जिसकी राजधानी इम्फाल है। इसी मणिपुर में लोकटक झील है। लोकटक झील बहुत हाईलाइटेड झील है। ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। आर्द्र भूमि है, वेटलैंड्स है। आर्द्र भूमि का मतलब होता है वेटलैंड्स। ये वेटलैंड है, साथ में लोकटक झील जो है ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में भी है। उसी मणिपुर की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस मणिपुर में मीराबाई चानू, प्रसिद्ध मुक्केबाज, MS मैरी कॉम, प्रसिद्ध मुक्केबाज, ये भी महिलाएं हैं। प्रसिद्ध मुक्केबाज MS मैरी कॉम, प्रसिद्ध मुक्केबाज मीराबाई चानू मणिपुर की हैं। मणिपुर के भूमि को हम सलाम करते हैं। जय हिंद बोले। भारत के नागरिक होने के नाते हमारा एक परम कर्तव्य है, हम बोलेंगे एक बार तीव्र गति से जय हिंद। इस मणिपुर के बारे में हम समझेंगे, इस समय हाईलाइटेड है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, भारत की, देखिए हम बहुत बढ़िया मैपिंग नहीं बना रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। ये यहाँ पर हमारा एक राज्य है नागालैंड, यहाँ पे एक राज्य मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश इस तरीके का, और यहाँ पर एक राज्य मिलेगा ऐसे। ये है मणिपुर। मणिपुर यही राज्य, यही राज्य, ये मणिपुर है। मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुका है। यहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हुआ, ऐसा दिखाया गया है। ऐसा है भी, सही भी है। और महिलाओं को सबसे बड़ी चीज़ कि उनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया। अब सोचिए आप, जो घुमाने वाला है एक आदमी, जो गरीब आदमी, कमज़ोर असहाय आदमी, वो घुमा सकता है कि बहुत पावरफुल आदमी घुमा सकता है। वो जो भीड़ घुमा रहा, भीड़ में लेके चल रहे हैं भीड़, वो भीड़ में आम आदमी हो सकता है कि पावरफुल आदमी हो सकता है। आप खुद सोचिए। मैं इस पर आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, आप बताइएगा। जो उन महिलाओं के साथ हुआ, उन महिलाओं के साथ कि उनके साथ रेप की घटना हुआ, इसके साथ में रेप के साथ साथ उनको निर्वस्त्र करके, यानी कि पूरा वस्त्र उतार करके बाजार में, पूरे मार्केट में, पूरे गांव में घुमाया गया नंगे करके। तो क्या ये है, इस पर हम चर्चा करते हैं। महिलाओं की एक तरफ भारत सरकार, ये भारत है हमारा देश। हम लोग भारत को, आप लोग जानते हैं
भारत का नाम भरत के नाम पर पड़ा है। भरत एक पुरुष थे, भारत का नाम भरत के नाम पर पड़ा। दो जगह से मिलता कॉन्सेप्ट। एक दशराग युद्ध है, आप पढ़े होंगे प्राचीन इतिहास में। एक तरफ 10 राजा हैं और एक तरफ एक राजा। इसमें जो भरत नाम के आदमी हैं वो विजयी हुए हैं और उन्हीं के नाम पर ऐसा माना जाता है वो इस देश का नाम भारत पड़ा है। यानी कि जो भारत पड़ा है एक पुरुष के नाम पर। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है, जो मतलब दूसरे एक हैं जो शेर के मुंह में उंगलियां डाल करके तोड़ देते हैं, इस प्रकार की कहानी पढ़े होंगे, वो भी पुरुष हैं। अर्थात भारत जो है एक पुरुष के नाम पर रखा गया, भारत हमारे देश का नाम। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, भारत माता की जय। भारत के साथ माता लगाते हैं, भारत माता की जय। ऐसा क्यों? इसलिए भारत में सबसे ज्यादा महिला सशक्तिकरण है, प्राचीन काल से लेकर आज तक। महिला सशक्तिकरण को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और साथ में महिलाओं के प्रति हमारा सम्मान है। हम लोग हर जगह श्री लगाते हैं, किसी भी नाम के सामने जो पुरुष है, पुरुष के नाम के सामने श्री लगाते हैं। जैसे श्री अशोक कुमार, श्री अशोक सिंह, श्री अजय सिंह, श्री विनय सिंह, यानी कि श्री लगा के लिखते। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और लक्ष्मी का मतलब महिला। एक लक्ष्मी हिंदू से हो या मुसलमान से या ईसाई से या जैन से, ये मतलब नहीं रखता, माने ये नहीं रखता। माने एक महिला का रखता, कोई भी महिला हो, हिंदू का हो या इस्लाम का, बौद्ध का, जैन का, उच्च जाति का, निम्न जाति का, वो माने नहीं, माने है महिला का। हम लोग महिलाओं के सम्मान के लिए किसी भी पुरुष के नाम के आगे श्री लगाते हैं। श्री इसलिए लगाया जाता है ताकि महिलाओं का सम्मान, ये दिखा रहा है कि महिला का सम्मान, भारत में महिला के सम्मान की बात होता है, सम्मान दिया भी जाता है। लेकिन कुछ लोग, गिने चुने लोग, राजनीतिक लोग और कुछ आम आदमी भी लोग, लेकिन आम आदमी में कौन लोग वो हैं जो पावरफुल आदमी हैं, शक्तिशाली हैं, और वो अनएजुकेटेड पर्सन हैं, पढ़े लिखे नहीं, ऐसे लोग ही ऐसे घिनौने काम करते हैं, जिसके कारण हमारा देश जो भारत माता के नाम से जाना जाता है। भारत माता का मतलब होता है कि भारत तो देश है, लेकिन यहाँ पे जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको हम लोग माता के रूप में, अर्थात उनको पूजा, माता मतलब पूजा जाता है, यानी कि पूजनी के रूप में देखते हैं। ऐसे देश की छवि धूमिल कुछ पड़ती दिखाई देगी कि नहीं? ऐसे में ये हाईलाइटेड हो जाता है। यहाँ पर वनडे के एग्जाम से लेकर, वनडे का मतलब समझते होंगे, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, XYZ को भी, अग्निवीर, जो भी XYZ है, सभी पुलिस, सभी एग्जाम से लेकर समीक्षा अधिकारी, PCS, कोई भी स्टेट का PCS, IAS के एग्जाम में प्रबल पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न कहाँ से बनेंगे? ये मणिपुर से। मणिपुर का भौगोलिक दृष्टि से, इसके भौगोलिक दृष्टि से प्रश्न बनेंगे, भौगोलिक। इसलिए मैं चाहूंगा जितने भी विद्यार्थी हैं पढ़ने के साथ साथ इनके बारे में भी जाने। साथ में देखिए, सरकार को मैं एक सजेशन करूंगा, मेरा एक सजेशन है भारत सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार को, सभी क्लासों में वो नीति शास्त्र लाएं। नीति शास्त्र, नीति शास्त्र मतलब होता है भैया इथिक्स। इथिक्स का एक चैप्टर नहीं, एक किताब अलग से लाएं, इसकी उपयोगिता पढ़नी चाहिए। नीतिक्स हमसे दिखाता है, नीति शास्त्र मतलब होता ही है ले जाना। नीति शास्त्र का मतलब क्या होता है? ले जाना। कहाँ ले जाना? नीति शास्त्र का मतलब होता है ले जाना। कहाँ ले जाना? अच्छे कर्मों पर, बुरे कर्मों का त्याग कर, बुरे कर्मों का त्याग कर अच्छे कर्म की ओर, उचित कार्य की ओर ले जाना। ये हमें सिखाता है नीति शास्त्र। हम अनैतिक कार्य न करें, नैतिक कार्य करें।
सभी अच्छाइयों का गुण इसमें आता है, अच्छाइयों का समावेश होता है। और कोई राज्य सरकार, कोई भारत सरकार भी अगर बात करें, भारत सरकार ना तो ना कोई राज्य सरकार नीति शास्त्र नहीं चला रहे हैं। केवल हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, जब आईएएस की तैयारी करते हैं। ये तो अब इधर में आकर के यूपी में और स्टेट में भी, कुछ स्टेटों में अब ये नीति शास्त्र को लाया गया। इसके पहले नीति शास्त्र नहीं था। जब नीति शास्त्र नहीं पढ़ेगा, उसके अंदर नैतिकता का विकास कैसे आएगा? क्या केवल आईएएस ही ऐसा कर सकता है? आईएएस के साथ साथ प्रत्येक आदमी की जिम्मेदारी है, प्रत्येक आदमी की जिम्मेदारी है, प्रत्येक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो नीति शास्त्र का पालन करे, नैतिक कार्य करे। माना कि कोई अफसर भ्रष्टाचारी है तो उसके लिए तो भी है सीबीआई है, सीआईडी है, और भी लोग हैं। इनको भी इसी दायरे में आना चाहिए और साथ में इसकी पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो मणिपुर के केस से लेकर नीति शास्त्र में भी प्रश्न बनेंगे। नीति शास्त्र में क्या प्रश्न ऐसा बन सकता है, आप खुद सोचिए, पढ़िए। क्या बनेगा प्रश्न नीति शास्त्र में? प्रश्न यही बन सकता है कि आज कानून व्यवस्था इतना अधिक टाइट है, इतना अधिक सशक्त है, कानून व्यवस्था इतना सशक्त होने के बावजूद भी भारत में मणिपुर की जैसी घटनाएं परिलक्षित होती हैं। अपना उत्तर पक्ष और विपक्ष में दीजिए। ऐसे में आपको हल्का फुल्का नहीं लिखना है, एक प्रशासनिक अधिकारी के हिसाब से लिखना है। क्या उत्तर इसका लिखा जाए? क्या यहाँ नीति शास्त्र की आवश्यकता नहीं? नीति शास्त्र से जोड़ा जाएगा। महिलाओं के प्रति ये भेदभाव हो रहा है। ये महिलाओं के प्रति, किसके प्रति हो रहा है? महिलाओं के प्रति। तो महिला से संबंधित प्रश्न बनेगा। अभी तक जो प्रश्न बन रहे थे कि जो वैश्वीकरण है, जिसे भूमंडलीकरण भी कहते हैं, वैश्वीकरण के कारण महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है सकारात्मक और क्या प्रभाव पड़ा नकारात्मक। वैश्वीकरण के दौर में महिलाएं किस हद तक, किस सीमा तक अधिक सफल हुई हैं, वैश्वीकरण के कारण महिलाओं का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान रहा। इस प्रकार से कई प्रश्न बने हैं। और भी प्रश्न बने हैं कि महिलाएं, आज भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना। ये 22 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने लाया। हरियाणा में पानीपत से, हरियाणा में पानीपत से क्यों शुरू किया गया? क्योंकि हरियाणा में ही लिंगानुपात सबसे कम, इसीलिए हरियाणा का चयन किया गया। हरियाणा में बहुत कम घटनाएं हो रही हैं, खास बातें। लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट में अगर इसकी मणिपुर की बात करें, और उसे भी पहले से यहाँ पर आप सपा लगा हुआ है। आप सपा, AF, आप सपा, आप सपा, AFSPA, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड ARMED, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसको कहते हैं आप सपा। ये आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 34 के अंतर लगता है। और ये कब लगता है? जब भारत में, पूरे भारत में या भारत के किसी एक राज्य में या एक से अधिक राज्य में या कई राज्यों में जब कानून व्यवस्था चरमरा गई हो, अशांति फैली हो, अव्यवस्था फैली हो, कानून व्यवस्था को लोग मानने वाले ना हो, ऐसे में ये हमारा भारतीय संसद संविधान अर्थात संविधान, हमारा भारतीय संसद को ये अधिकार देता है कि भारतीय संसद उस राज्य में जहाँ इस प्रकार की अव्यवस्था फैली है वहाँ पे एक कानून लगाए। इसको कहते हैं मार्शल लॉ। क्या कहते हैं? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ। भाई देखो, मैं मार्शल लॉ बता रहा हूँ, आप समझ रहे हैं माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, खुदा की कसम वो फोन नहीं की।
आप फोन नहीं की, यही तो समस्या है। जहां एक तरफ फोन से फायदा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ देख लीजिए, फोन से फायदा दिख रहा है। यदि फोन हमारे पास इस प्रकार का नहीं होता तो वीडियो वायरल कैसे होता? फायदा हो रहा है, इसका बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। वीडियो वायरल हो रहे हैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग आसान हो गया है, नहीं तो हम लोग और पीछे रहते। इससे फायदा काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो मार्शल अल्लाह, माशाअल्लाह हम नहीं बता रहे थे, मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ मतलब आपसफा अनुच्छेद 34 के तहत लगता है, यानी कि DPSP में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। जब संविधान पढ़ेंगे आप वहाँ पर मिलेगा। ये मणिपुर में हमेशा लगा रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहता है। इसके पहले जम्मू कश्मीर में लगता था, अब नहीं लगता, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य हो गया है। अब वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम हो गया लगभग में, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा उग्रवादी संगठन कुछ ना कुछ उग्रवादी कार्य किए करते थे। अभी हाल ही में क्या हुआ है, यहाँ पे 3 जातियाँ हैं, अनुसूचित जनजातियाँ। वो में इसमें से एक अनुसूचित जाति है, एक अनुसूचित जनजाति है, दूसरी भी अनुसूचित जनजाति है। इसमें जो मैतई है, मैतई यहाँ पे 3 हैं। एक है मैतई, ये मैतई SC है, और दूसरा है कुकी, ये ST है, और तीसरा है नागा, ये भी ST है। यहाँ पे 3 प्रकार की जातियां मुख्य रूप से हैं, एक मैतई, दूसरा कुकी और तीसरा नागा। एक कुकी और नागा ST में आता, शेड्यूल ट्राइब कास्ट, अनुसूचित जनजाति में, और ये मैतई जो है SC में आता, शेड्यूल कास्ट में। इनकी संख्या कुछ कम है, और इनकी संख्या 50% से ज़्यादा, ये 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा, इनकी संख्या 50% से कम। ये लोग कहाँ पे निवास करते हैं? मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। इम्फाल में इन लोगों का मानना है, डिमांड है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी गए अपने यहाँ। इनका कहना है कि हमें ST का दर्जा दिया जाए। किसका दर्जा दिया जाए? ST का दर्जा। और ये लोग इनका विरोध कर रहे हैं कि इनको ST का दर्जा ना दिया जाए। मेन मुद्दा यही है, ये ST का डिमांड कर रहा, मांग कर रहा कि मुझे ST बनाया जाए, और ये कह रहे हैं नहीं, ST नहीं बनाया जाए, क्योंकि इनका मानना कि ST इसके बनने से हमारे जो कुछ मूल अधिकार में हैं, जो कुछ मूल अधिकार हमको स्पेशल मिले हैं, उसमें ये लोग हस्तक्षेप कर देंगे, इनको ज़्यादा मिल जाएगा। ये पहले से संपन्न है, और ये हिंदू से बिलोंग करते हैं, यानी कि हिंदू इसमें ज़्यादा आते हैं, जबकि इसमें ईसाई और कुछ और लोग भी आते हैं। यहाँ पर हिंदू की संख्या कम। यही मेन मुद्दा था, जिस मुद्दा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ते बढ़ते अंततः इस नतीजे पर पहुंच गया कि किसी ऐसा माना जाता है कि कुकी जनजाति की महिला के साथ ऐसा हुआ, रेप हुआ 3 महिलाओं के साथ, और गैंग रेप हुआ, भीड़ ने किया। अब जो गैंग रेप है ये भी मोबाइल का ही देन, कुछ मोबाइल भी इस प्रकार से जो है लोगों को सिखा दिए। अच्छाई के साथ बुराई, हमें बुराई छोड़ना है। बुराई तभी छोड़ेंगे जब आप नीति शास्त्र पढ़ेंगे, नैतिकता का पाठ पढ़ेंगे, किसी धर्म को मानेंगे। मैं नहीं कहता धर्म में अंधविश्वास को मानिए, कुरीतियों को मानिए, मैं ये नहीं कहता। कुरीतियों को हटा दीजिए, आडंबर को हटा दीजिए, ढोंग को हटा दिए, पाखंड को हटा दीजिए, ढोंग आडंबर कुरीति ये धर्म से हटा दीजिए, लेकिन धर्म को मानिए। धर्म भी हमें जो है एक नैतिक पाठ सिखाता है। कोई ना कोई धर्म मानिए, अब कोई नहीं धर्म मानेंगे तो नैतिकता आएगा ही नहीं। इसलिए नीति शास्त्र जरूरी है। नीति शास्त्र, यहाँ पे कानून व्यवस्था है, सभी जान रहे हैं। यदि रेप किसी के साथ किया जाएगा, बलात्कार की घटना किया जाएगा तो क्या होगा? ऐसे, अर्थात फांसी, सजाए मौत, फांसी दे दिया जाएगा। सब जानते हैं हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था लचीली भी है और सशक्त भी, सबसे ज़्यादा कठोर, लचीला भी है और सशक्त। जो व्यक्ति रेप करेगा 100%
उसे फांसी होगा, सजाए मौत। ऐसे में इनको ये नहीं मालूम है, इनको ये मालूम है कि इन लोगों को भी जो है फांसी हो सकता है, लेकिन ये लोग कानून से नहीं डरे, कानून से नहीं डरे, जबकि जानते हमारे यहाँ कानून व्यवस्था ऐसा है। इसका मतलब इनके अंदर यह चीज़ नहीं था। नीति शास्त्र 100% यूपीएससी में 2023 में, चूंकि 2023 की घटना है, यहाँ से प्रश्न बनेगा, यहाँ से प्रश्न यथासंभव आप देख के जाइए, पढ़ के जाइए क्या बनेगा। हम अगले टॉपिक में बताएंगे इस पे प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं, इस टॉपिक में नहीं, अगले टॉपिक में चलते हैं, बताते हैं। अभी हम बता रहे हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेगा। इसके साथ में अब देखिए, ये जनजातियाँ हैं, जनजातियों का क्या डिमांड है, जनजातियों के सामने क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं को देखते हुए कैसे आप समाधान करेंगे। एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आप कैसे समस्याओं का हल करेंगे। क्या सभी काम मुख्यमंत्री का ही है, क्या सभी काम प्रधानमंत्री का ही है। एक प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण डीएम का नहीं है, एसपी का नहीं है शांति व्यवस्था लाना, उसके नीचे जो एसडीएम है उनका काम नहीं है, और लोगों का भी काम है, लेकिन यहां पर भी इनको सशक्त होना चाहिए। पूरा प्रधानमंत्री पूरे देश का खबर नहीं रख सकता, लेकिन फिर भी एक्शन लेने की आवश्यकता है, कानून व्यवस्था, उसको लॉ एंड ऑर्डर, समझ में आ रहा। तो इस पे एक जनजाति से भी प्रश्न बनेंगे कि जनजातियों के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं, उन समस्याओं का निदान किस प्रकार से ढूंढ निकालेंगे, प्रश्न बन सकता है मेंस में। प्री में भी बनेगा, यहाँ के भौगोलिक उठा लेगा। अभी हमने बताया यहाँ पे लोकटक झील, लोकटक झील को तैरता झील कहते हैं, यहाँ पर फूमफटी पाया जाता, फूमफटी, उस पर जो है एक हिरन चलता है ऐसे, और गिरने से बचने के लिए ऐसे ऐसे अपने को बैलेंस करता है, ऐसे ऐसे बैलेंस करके चलता है, ऐसे ऐसे, और लगता है कि वो हिरन नाच रहा, डांस कर रहा। तो डांसिंग डियर यहीं पर पाया जाता है, डांसिंग डियर, नाचने वाला हिरन। तो ये सब यहाँ पे पूछे जाएंगे प्रश्न, कई चीजें हैं। हम वापस आते हैं यहाँ तक। आप सपा आप सपा संविधान से लिंक हो गया है, संविधान से ये सब पूछे जा सकते हैं। अब इस मुद्दे के कारण इस समय विपक्ष, इस मुद्दे के कारण इस समय विपक्ष एक नया चीज ला रही है, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये देखिए संविधान से लिंक है। अविश्वास प्रस्ताव किससे है? संविधान से लिंक है। देखिए अविश्वास प्रस्ताव, तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाती है। अगर ला दी और अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री हट जाएंगे अपने पद से। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, प्री में भी मेंस में भी। प्री में 2024 में बनेंगे प्रश्न, 2025 में भी बन सकते हैं बस, लेकिन 2024 मुख्य रूप से टारगेट 2024। आगे फिर घटनाएं, नई घटनाएं मोड़ लेंगे, कुछ भी हो सकता है। ये भारत है, इतना बड़ा विशाल भारत है। तो यहाँ पर समझ में आ गया। तो इससे भी प्रश्न बनेंगे हर एग्जाम में। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा, कब लाया जा सकता है, किस सदन का लोग लाएंगे, कितने लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए, समझ में आ रहा है। और यदि पास होता है तो क्या होगा, नहीं पास हुआ तो क्या होगा, दोनों कंडीशन समझ में आ रहा है। और यदि पास भी हो गया तो प्रधानमंत्री त्यागपत्र देगा कि नहीं देगा, और अगर देगा तो ऐसे में चुनाव कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका होती है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय ने, जो दिल्ली में है, माननीय वाईडी चंद्रचूड़ महोदय जो हैं, इन्होंने भी एक्शन लिया है। ऐसे में भारत आक्रोशित है। भारत क्या आक्रोशित है? लोग कहते हैं भारत आक्रोशित है, भारत औरत नहीं आक्रोशित है। सब लोग जो है, जितने राजनीतिक लोग हैं, एक दो नहीं, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, सब एक ही तिलचट्टे के हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, ऐसे नहीं वो मुहावरा बना है, मुहावरा की कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई, सब एक ही चट्टे के जो है, वो क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, एक ही चट्टे के वो चट्टे बट्टे जो भी है। सब लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जितने लोग हैं 2000 सबको 24 दिखाई दे रहा है, और कुछ नहीं।
2024 क्या करना है? 2024 में चुनाव जीतना है। 2024 में चुनाव जीतने के लिए कोई कस रहा है बीजेपी ऐसा है, कोई बीजेपी वाला कह रहा है कि ये ऐसा है, कोई कह रहा वो ऐसा है, इन्होंने ऐसा नहीं काम किया। जितने लोग हैं, फिल्म अभिनेता से लेकर सब लोग, भाई वहां पे पूरे भारत में सब लोग भारत के नागरिक हैं। आप क्यों ऐसी स्थितियां आने देते हैं? स्थितियां क्यों आने देते हैं? सवाल ये है। स्थितियां नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। सशक्त शक्ति से पालन होना चाहिए। स्थितियां ऐसी आ गई, कैसे आ गई? जिम्मेदार कौन? आज के बाद में हमेशा ऐसे 4-6 महीने में, 4-6 साल में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। आज से नहीं, प्राचीन काल से ऐसा घटता आ रहा है। प्राचीन काल में, मध्यकाल में, मान लीजिए मध्यकाल में पूरा का पूरा जो है मुस्लिम सत्ता थी, वो लोग तानाशाही के रूप में करते थे। लेकिन आज अंग्रेज के समय में भी तानाशाही व्यवस्था मान के चली, लेकिन आज जो है भारत सशक्त है। सबके पास मोबाइल है। कैसी मोबाइल? बड़ी बड़ी टच वाली मोबाइल, यानी कि हर काम आसानी है। जन जागरूकता फैला। मैं ये जो वीडियो बनाया हो केवल जन जागरूकता फैलाने के लिए बनाया हूँ। लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि लोगों में ये आए, नीति शास्त्र आए, नैतिकता का विकास आए, धार्मिक चीज आए। जब तक धार्मिक चीज नहीं आएगा तब तक वो कैसे मानेगा? धार्मिक के साथ साथ कानून व्यवस्था भी, दोनों के बिना अगर एक है तो गड़बड़ काम। जैसे पति पत्नी एक पहिए के दो होते हैं, ऐसा माना जाता है। अब कोई कहेगा भैया आज के समय में क्लोनिंग चल रहा है, तो क्लोनिंग कर लो। कितने लोग क्लोनिंग करेंगे? मानव में क्लोनिंग अलग चीज है, सेरोगेसी अलग चीज है। वो ऑप्शन के रूप में नहीं आ रहा है तो चलो भाई, समझ में आ रहा है ना? तो कानून व्यवस्था के साथ साथ नीति शास्त्र भी जरूरी है। तो इसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं प्रश्न हर एग्जाम के लिए? मणिपुर के जितने संबंधित केस हैं, भौगोलिक स्थिति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पहले कौन, अंतिम क्या स्थितियां हैं, जनजातियों के संबंधित कौन कौन जनजातियां, और ये जनजातियां किन पहाड़ियों पर रहती हैं, पहाड़ी क्षेत्र में, यहाँ पे कौन कौन बढ़िया से बढ़िया खेल खिलाड़ी वाले हैं, उनका नहीं योगदान है। भाई यहाँ पे सरकार के साथ साथ हर आदमी का काम। और लोग जितने मीडिया पर हैं, मीडिया पर छाए हुए हैं, आप बोलिए क्या कर रहे हैं, क्या है, इससे काम नहीं बनेगा। ये तो मैं भी जानता हूँ। यहाँ पे जितना भी IAS की पढ़ाई करने वाला लड़का है, दिल्ली में जो बैठ के कर रहा है और जगह भी बैठ के कर रहे हैं, खास करके जो UPSC की तैयारी कर रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हम इनकी बात करते हैं, IAS जिसमें बनने की बहुत बड़ी तमन्ना है। जो लोग पढ़ रहे हैं, मैं उनको सजेशन कर रहा हूं, मैं उन्हें अपना जो है वार्निंग देता हूं, सजेशन देता हूं, मित्र के नाते, मुझे मित्र मानिए, राय देता हूं। समझ में आ रहा कि वो लोग भी अपने सभी मित्रों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करें। ऐसी घटना दोबारा ना होनी चाहिए। और इन लोगों को जो घटना किए हैं, इन लोगों को मैं अपील करूंगा, सरकार से मैं कहूंगा, अपनी बातों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बोलूंगा, कह रहा हूं भी कि इन्हें सरकार तो करेगी ही, सरकार के साथ साथ माननीय न्यायालय महोदय इसे अपने हाथ में सशक्त ले, अपने हाथ में सशक्त ले, ऐसे को सजाए मौत, इस पे जांच होगा। सजाए मौत में देखिए जज क्या करते हैं, होता कि कोई निर्दोष नहीं मारा जाए, हमारे यहाँ का मेन थीम है, तो वो देखेंगे, ध्यान देंगे, कोई निर्दोष नहीं बनना चाहिए, जो दोषी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका यहाँ आ गई है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा कि नहीं सजा मत, ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना के लिए कोई जाए, तो राष्ट्रपति की जो क्षमा याचना शक्ति है, अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72, तो राष्ट्रपति का भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ किस प्रकार से भारतीय शासन व्यवस्था को सकारात्मक और नकारात्मक दिशा में प्रभावित करती हैं, या राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में भी पूछे जा सकते हैं, चाहे जैसे बना के पूछेगा। और ध्यान देना है, मेंस में जो पूछा जाए उसी के इर्द गिर्द में ही प्रश्न होना चाहिए, वही हो और साथ में उसके इर्द गिर्द में ही प्रश्न हो, मार्ग से नहीं भटकना चाहिए, मार्ग से भटक गए आंसर गलत।
ऐसे तो राष्ट्रपति के संदर्भ में बहुत से प्रश्न हैं हमारे पास ना भाई, राष्ट्रपति के बारे में बहुत से लोग हम लोग पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े हैं, सब लोग पढ़े हैं, लेकिन जो पूछा जाए वही उत्तर लिखना चाहिए। साथ में सुप्रीम कोर्ट से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस समय भी इसकी भी भूमिका बढ़ गई, तो सुप्रीम कोर्ट से जितने कार्य के संदर्भ में है, इसके निर्वाचन के संबंध में, फिर इससे भी मेंस में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्या है सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम जो है, और प्रधानमंत्री जो चाह रहे हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो गठन, इनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस, व्हाट आर डिफरेंस, इस पर भी प्रश्न बन सकते हैं, प्री में भी मेंस में भी। हम आपके सामने एक प्रश्न लिखते हैं और इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो ये प्रश्न देखिए, सबसे ज्यादा प्रश्न इस पे क्या बनने की संभावना है, भारतीय समाज से। किस पे बनेगा, भारतीय समाज, क्योंकि हम भारतीय समाज में हैं, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। ये भारतीय समाज पर जो हमारा जो ये पूरा चर्चा का विषय हो रहा है, पूरे भारतीय समाज पर हो रहा है। भारतीय समाज पर हमें पढ़ना है। भारतीय समाज में अनेक प्रकार के महिलाओं की भूमिका देखी जा रही है। देश की स्वतंत्रता में भी महिलाओं का योगदान रहा, तो ये भी महिलाएं तो हैं जिन महिलाओं के साथ हुआ, ये नहीं है। आज के समय में भारत में अनेक IAS अधिकारी महिला हैं, अनेक IPS अधिकारी, अनेक मंत्री के पद पर, अनेक विदेश मंत्री के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर, राष्ट्रपति के पद पर, यहाँ तक कि वर्तमान में जुलाई 2023 में अगर हम देख रहे हैं, आज भी राष्ट्रपति कौन है, एक महिला ही है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक महिला है। वो भी कहाँ से, जनजाति से, संथाल जनजाति, संथाल ट्राइब कास्ट से। अब यहाँ पे जनजाति और अनुसूचित जाति इसका कोई मतलब नहीं, सब मानव हैं। केवल जिनका आर्थिक रूप से विकास नहीं हो पाया, सामाजिक रूप से विकास नहीं हो पाया, राजनैतिक रूप से विकास नहीं हो पाया, उनको हम लोगों ने उनका उत्थान करने के लिए भारत संविधान में उनका उत्थान करने के लिए केवल उनको SC ST OBC में रखा है, जनरल में रखा, कि ये जनरल में इनका विकास हो चुका है, ये स्वतः विकास करेंगे। ये सब इसके घर वाले देखिए, जब इसको ब्लड चढ़ाया जाता है, एक कट्टर आदमी है, कैसा है, कट्टर आदमी है, और जब इसको ब्लड चढ़ाया जाता है, ब्लड दिया जाता है, तो इसके घर वाले ना तो ये नहीं कभी पूछते कि ब्लड किसका है, ब्लड हिंदू का है कि मुसलमान का है कि बौद्ध का कि जैन का कि ST का है कि OBC का है कि SC का है कि जनरल का, ये सब कभी नहीं पूछते। भैया ब्लड चढ़ा दो जल्दी से, जान बच जाए, तब तो नहीं पूछते। और जब कहीं कुछ ऐसे आता है, इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, तभी कहते हैं SC है ST है, हमको ये चाहिए वो चाहिए। केवल मूर्खतापूर्ण कार्य। मैं समझता हूँ भाई, इस समस्या का समाधान संविधान है, भारत में सबसे ऊपर संविधान है, सबसे श्रेष्ठ संविधान, इसका निर्णय हाई कोर्ट करेगा। उससे भी संतुष्टि नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट से करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी प्रश्न बनेंगे। क्लियर हो रहा? आप देखते रहिए। अल्बिडो IAS बेताज बादशाह मेंस के प्रश्न हल कराने के लिए और प्री के प्रश्न हल कराने के लिए लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलने की प्रबल संभावनाएं मैं लेता हूं, गारंटी लेता हूं कि पक्का यहां से प्रश्न आएगा। अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो बताइएगा कमेंट करके, प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न हम यहाँ पे बोलते हैं, प्रश्न है भारत में महिलाओं के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं, लेकिन ये जो समस्याएं भैया देख रहे हैं, क्या मणिपुर में है कि पूरे भारत में? उत्तर प्रदेश अगर बात करें, योगी राज, इस समय योगी राज ऐसा बोला जाता है। योगी राज इसलिए बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी यहाँ पर मुख्यमंत्री है, बहुत सशक्त, इनको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो रही हैं और राज्यों में नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे बीजेपी शासित या केंद्र शासित या कांग्रेस शासित, कौन शासित, इससे हमसे नहीं मतलब ये है कि स्थान का, किस स्थान पर, इस स्थान पर नहीं हो रहा, इस स्थान पर, इस स्थान पर, कुछ स्थान पर, सब स्थान पे नहीं हो रहा, कुछ स्थान पर। और समय भी निश्चित है, एक समय, कुछ किसी समय विशेष समय पर ये होता है, विशेष समय पर।
तो ऐसे समय पर प्रश्न पूछा गया है, यूपीएससी में इसके पहले पूछा गया है। प्रश्न हमारे पास है, प्रश्न है भारत में महिलाओं के समक्ष, भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित, भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान से संबंधित निरंतर चुनौतियां बनी हुई हैं, या कौन कौन सी निरंतर चुनौतियां हैं, उनके समाधान के लिए आप एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर क्या करेंगे? क्या सब कार्य मुख्यमंत्री का है, या सब कार्य प्रधानमंत्री का, या सब कार्य आम जनता का? ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपका नजरिया क्या है? संक्षेप में या विस्तार में चर्चा करें। शब्द दे देगा 150 शब्द, 250 शब्द, जो भी दे देगा, 200 भी लिख सकते हैं। यानी कि जो महिलाओं के सामने चुनौतियां आज भी हैं, जबकि आज के समय में एक से एक प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, अनेक प्रकार के अधिकारी। महिला सशक्तिकरण, पंचायतों में अगर देखेंगे 73वां संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन, पंचायतों में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 33% महिला आरक्षण दिया गया, जिसमें अनेक महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था के तहत, कोई सरपंच है, कोई प्रधान है। लेकिन उसमें समस्या क्या है, ये भारत सरकार भी जानती है, हम भी जानते हैं। जो महिला पति, जो महिला प्रधानमंत्री प्रधान है, सरपंच है, महिला तो प्रधान है, लेकिन उसका ज़्यादा से ज़्यादा कार्य 90%, 95% उसके पति देखते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है अगर उसका पति पढ़ा लिखा नहीं है, ये है, दिमाग वाला नहीं है, तो महिला काम करेगी, नहीं तो महिला के सब कार्य उसका पति ले लेता है। इसीलिए उसके लिए एक शब्द आया है हमारे पास, उसके लिए सरपंच पति, सरपंच पति, ये शब्द मिलेगा आपको, समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे प्रश्न देते हैं आपके लिए, तो प्रश्न आप लोग लिखिएगा और हमको लिख के दिखाइएगा, और हम अगले पे हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। हमारे वीडियो को अगर पसंद आए हमारी बात से, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।